We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इन सब के बीच ईरान और इजराइल के बीच वार पलटवार जारी है। ईरान का सबसे बड़ा निशाना बना है तेल अवीव। हम सीधे रुख करेंगे तेल अवीव का। जैकब तलकर पूर्व सैनिक रह चुके हैं आईडीएफ के, तेल अवीव से मेरे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। जैकब, क्या आप इस वक्त बता सकते हैं, क्योंकि ईरान ने सबसे ज्यादा अगर नुकसान कहीं पहुंचाया है तो वो तेल अवीव को पहुंचाया है, क्या जानकारी आप हमें दे सकते हैं इस वक्त? देखिए, जैसा मैंने आपको कहा, जैसे हमारे सायरन्स बजते हैं फोन पे, तो जितने भी हमारे लोग हैं सब शेल्टर में चले जाते हैं। तो जो भी उन लोग अटैक कर रहे हैं वो बिल्डिंग के ऊपर गिर रहा है, बिल्डिंग का काफी कुछ नुकसान हो रहा है, बट लोगों का ऐसा नुकसान नहीं हो रहा है। गॉड इज ग्रेट। तो मुझे जहां तक पता है ईरान अभी बहुत वीक हो चुका है, क्योंकि क्या है, जो मिसाइल लॉन्चर्स थे तो उनको एयर स्पेस के अंदर हमारे जो इजरायली जेट्स है वो वहां पे पूरा उनके आसमान में पूरा उन्होंने कब्जा किया हुआ है। ये जितने भी उनके मिसाइल लॉन्चर्स थे सबको इजरायल ने काफी हद तक डिस्ट्रॉय कर चुका है। तो अभी हाल ये है कि आपके पास गोली है लेकिन बंदूक नहीं है, तो आप गोली चला ही नहीं सकते। तो ये सिचुएशन हो गया और अभी वो भौखला गया है। और ये अमेरिका का जो अटैक हो गया था उसके बाद अभी मुझे तो नहीं लगता और कुछ वो करेगा। वो एक छोटी मोटी कुछ चीजें करेगा, इससे बात करेगा, उससे बात करेगा, या सकता है हिजबुल्लाह यमन को बोले वहां पे कि इजराइल को अटैक करने में हमें हमारी मदद कीजिए, ये वो। बट एक यही समझ में मुझे नहीं आ रहा है कि हम उनके सिविलियंस को अटैक नहीं कर रहे हैं, वो हमारे सिविलियंस को अटैक कर रहे हैं। दे आर क्रिएटिंग वॉर क्राइम्स, दे आर मेकिंग वॉर क्राइम्स। वो वॉर क्राइम्स कर रहे हैं, वो हमारे सिविलियंस के ऊपर अटैक कर रहे हैं, हम उनके सिविलियंस को अटैक नहीं कर रहे हैं। ये आपको समझ लेना चाहिए। तो मुझे जहां तक लगता है काफी हद तक ईरान वीक हो चुका है और नियरली आप ये कह सकते हो कि ईरान ये वॉर हार चुका है। नहीं, उसके बावजूद भी उसका पलटवार जारी है और उसका जो ये कहना कि साहब अभी तो मैंने सिर्फ टेलर दिखाया, मेरे पास कई इस तरह की मारक मिसाइलें हैं जिससे मैं बड़ा नुकसान पहुंचा सकता हूं। अभी देखिए ना, पहले जब भी शुरू हुआ था तभी उन्होंने 250, 60, 70 के करीब छोड़े थे और फिर तो खत्म होते होते वो 20 तक आ गया, फिर 10 तक आ गया, फिर 7, 8। तो काफी हद तक उनके मिसाइल लॉन्चर सब डिस्ट्रॉय कर चुका है। और अभी भी कंटिन्यूस वहां पे जो अमेरिका ने जो जगह पे उन्होंने बॉम्बिंग की थी, उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी थी, वहां पे डबल इन लोग अटैक कर रहे हैं इजराइल। तो जहां तक मुझे पता है इसी हद तक उनका नुकसान हुआ है और उनके पास ज्यादा कुछ बचा नहीं है। तो जो भी कुछ बचा है तो उसमें थोड़ा दुनिया को दिखाने के लिए और ईगो है कि हम लोग हारे नहीं है, तो थोड़ा बहुत तो कुछ जितना हो सकता है अटैक करेंगे, बट बाकी काफी वीक हो चुका है। आप कह रहे हैं ईरान काफी वीक हो चुका है। बहुत धन्यवाद। जैकब तलकर आईडीएफ के पूर्व सैनिक थे, तेल अवीव से सीधे हमें जानकारी दे रहे थे। बहुत धन्यवाद आपका न्यूज स्टेशन से जुड़ने के लिए। इजराइल ईरान संघर्ष के बीच एनपीटी की चर्चा तेज हो गई है। दावा किया जा रहा है कि ईरान की संसद में एनपीटी यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से बाहर निकलने को लेकर प्रस्ताव पेश किया। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन आखिर क्या है परमाणु अप्रसार संधि और क्यों हो रही है इसकी चर्चा? एनपीटी का पूरा नाम परमाणु अप्रसार संधि यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है। इस ऐतिहासिक संधि का मकसद एटमी हथियारों और परमाणु तकनीक के प्रसार को रोकना है। इस संधि का मकसद न्यूक्लियर एनर्जी के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग को बढ़ावा देना है। इसके अलावा न्यूक्लियर हथियारों को पूरी तरह से खत्म करने के टारगेट को आगे बढ़ाना भी इसका मकसद है। वर्ष 1970 से परमाणु अप्रसार संधि लागू हुई। 11 मई 1995 को संधि को अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया गया। 5 परमाणु हथियार संपन्न देशों सहित कुल 191 देश इस संधि में शामिल हुए। ईरान ने 1970 में एनपीटी पर हस्ताक्षर किए थे। एनपीटी के सदस्य देश इसकी सदस्यता छोड़ भी सकते हैं। इसके लिए सदस्य देश को 3 महीने पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जानकारी देनी पड़ती है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। ईरान परमाणु अप्रसार संधि से अलग हुआ तो क्या होगा, इसे समझने के लिए सबसे बेहतरीन उदाहरण है नॉर्थ कोरिया। तानाशाह किम जोंग का नॉर्थ कोरिया।
किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया का तानाशाह, एक ऐसा डिक्टेटर जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एटमी ताकत हासिल करना है। एक ऐसा सनकी जो अपनी आवाम को तो भूखा रखता है, लेकिन अपने बारूदी जखीरे में एक से बढ़कर एक खतरनाक मिसाइलों की गिनती बढ़ाता है। 1985 में नॉर्थ कोरिया ने एनपीटी का समर्थन किया था, लेकिन 2003 में नॉर्थ कोरिया ने एनपीटी को छोड़ दिया और 2006 में पहला परमाणु विस्फोट कर दुनिया को हैरान कर दिया। एनपीटी से अलग होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी किसी भी देश के परमाणु कार्यक्रम की निगरानी नहीं कर पाती और उस देश का एटॉमिक प्रोग्राम पूरी तरह से खुफिया हो जाता है। ऐसे में एनपीटी से बाहर मौजूद देश कब परमाणु परीक्षण कर डालें, कहा नहीं जा सकता। ईरान के परमाणु फैसिलिटी पर 22 जून को हुए अमेरिकी हमले के बाद ईरान की तरफ से एनपीटी से बाहर हो जाने के दावे किए जा रहे हैं। इस दावे के बीच खबर है कि ईरान ने 50,000 अमेरिकी सैनिकों को मारने की कसम खाई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान के सरकारी टेलीविजन पर दावा किया गया है कि ट्रंप ने बड़ी संख्या में ताबूतों का आदेश दिया है। तो क्या ईरान मध्य पूर्व में अमेरिकी बेस पर बड़े मिसाइल हमले की योजना बना रहा है? क्या ईरान अमेरिकी सैनिकों पर डर्टी बम से हमला कर सकता है? एनपीटी से बाहर आने के दावों के बीच ईरान से अपने दुश्मनों पर तबाही बरपाने के दावे किए जाने लगे हैं। ईरानी संसद से भी महातबाही की धमकी दी जाने लगी है। ईरान अगर एनपीटी से बाहर हुआ तो भी उसके संवर्धित यूरेनियम को लेकर दुनिया को कोई जानकारी हासिल नहीं हो पाएगी, क्योंकि एनपीटी से बाहर होने वाले देश आईएईए के विशेषज्ञों की एंट्री अपने एटॉमिक प्लांट में रोक देते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक समझौते के तहत ईरान को यूरेनियम भंडार के लिए 202.8 किलो की सीमा तय की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी आईएईए की एक रिपोर्ट के मुताबिक मई 2023 में उसका यूरेनियम भंडार 9.2 टन तक का होने का अनुमान था। अगर ईरान एनपीटी से बाहर हुआ तो दुनिया शिया देश के यूरेनियम संवर्धन प्रोग्राम के बारे में कुछ नहीं जान पाएगी। उसे इसकी जानकारी तभी होगी जब ईरान एटम बम की टेस्टिंग करेगा, मतलब मध्य पूर्व में भी एक किम जोंग उन जैसा तानाशाह सिर उठा लेगा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।